हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। खासकर अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट बना के रख रहे हो तो यूजीसी नेट में आपका यूनिट है जिसका नाम होता है ड्रामा। ठीक है, उसके उसको कंसंट्रेट करते हुए इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें देखेंगे हम इस यूनिट के जो एंशियंट ड्रामा था, जो एंशियंट प्लेज हुआ करते थे, उन सब के डेवलपमेंट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट वाज चेंज नोटिस्ड इन लिटरेचर आफ्टर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, 1066 में लड़ा गया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जो इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा चेंज हमने नोटिस किया, कौन सा चेंज हमने देखा। ठीक है, कंप्लीटली न्यू रिवॉल्यूशन इन फील्ड ऑफ लिटरेचर completely transformed the sentiments and taste of English rulers, innovation of new poems and ballads, new sentiments of French people were introduced। तो क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। तो जो इसके क्वेश्चन में पूछा है कौन सा चेंज लिटरेचर में हमें देखने को मिला, जो उस टाइम पीरियड के फिर साहित्य जो लिखा जाना स्टार्ट हुआ उसमें हमें किस काइंड का चेंज देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो इंग्लिश जो था उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो उस टाइम के शासक हुआ करते थे उनसे पूरी की पूरा तरह चेंज हो चुका था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। चलिए, which among the following is not a feature of French literature that Normans imported to England। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपसे कि नॉट द फीचर, इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है जो कि नॉर्मन्स जो थे इंपोर्ट करते हैं कहाँ, इंग्लैंड में। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, वेराइड मूड्स एंड थीम्स, ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड। तो देखो, एक्सप्रेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, थीम हो गया, इन तीनों चीज़ों को नॉर्मन्स ने बेसिकली यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था। बट जो ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड्स थे उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिटेन इन एंग्लो नॉर्मन वाज। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो कि एंग्लो नॉर्मन्स के द्वारा लिखा गया उसको चांसलर्स स्पीच था, मैग्ना कार्टा था, स्टैचू प्रोमलगेटेड था या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टैट्यूट प्रोमलगेटेड को कहा जाता है कि वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था पहला लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही है एग्जाम्पल ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही है। विच गिव्स अस एन एक्सलेंट पिक्चर ऑफ द लिटरेचर इन द नॉर्मन पीरियड। सो दोस्तों, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था उसमें वो कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट था, कौन सा वो था जिससे हमको जानकारी मिलती है उस दौरान के साहित्य के बारे में। बैलेट्स था, एडवोकेट्स लाइब्रेरी थी, सेवन वाइज मास्टर्स थे या फिर नन ऑफ दीज। ओके, सो जो एडवोकेट्स लाइब्रेरी थी उसको हम सब कंसिडर करते हैं कि वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो भी जानकारी हमें प्राप्त है प्रेजेंट टाइम में वो हमें वहीं से प्राप्त होती है। सो मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट कि विच ऑफ दीज प्ले इज रिटन इन ओल्ड फ्रांस। तो इनमें से कौन सा फ्रांस जो है ओल्ड फ्रेंच में लिखा गया। द प्ले ऑफ एडम, द सक्शन ऑफ द सेवियर्स, द प्ले ऑफ सेंट निकोलस या फिर ओटियोल। सो गाइस, नंबर 5 का सही जवाब है ओल्ड फ्रेंच में जो है द प्ले ऑफ द एडम लिखा गया है। किस भाषा में? ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस इसी प्ले पे हैं, करीब 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसी प्ले के ऊपर। चलो तो इसी की बात करते हैं। व्हाट डज एडम्स नेम मीन। तो एडम के नेम का क्या मतलब था? फर्स्ट, फुलिश, फादर या फिर मैन। सो एडम्स का नाम का मतलब होता है दोस्तों मैन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एडम्स बॉडी डिड गॉड मेक ईव। तो एडम के शरीर के किस हिस्से से भगवान ने ईव को बनाया था? ठीक है, सो वो जो उसकी रिब थी, रिब से बेसिकली गॉड ने क्रिएट किया था किसको? रिब को। वाट ट्री वर एडम एंड ईव फॉरबिडन टू ईट फ्रॉम। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पेड़ था जिससे गॉड ने उन लोगों को मना किया था कि उसके फ्रूट को नहीं खाना चाहिए? एन एप्पल ट्री, द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, द ट्री ऑफ डेथ। तो डेट विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइज।
द ट्री ऑफ नॉलेज था जिसके फ्रूट को गॉड ने खाने से मना किया था, बट इवेंचुअली ये लोग उसको खा लेते हैं, जिससे इनको बैनिश कर दिया जाता है हेवन से। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डिड एडम एंड ईव ईट? तो वो फ्रूट कौन सा था जिसको एडम एंड ईव ने खाया था? द बाइबल डजंट से पोमेग्रेनेट अनार, एन एप्पल, या फिर ग्रेप्स। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज था कि उसको उन्होंने जो खाया था एक सेव खाया था, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि वो कौन सा फ्रूट था। वो बस था द फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड, द ट्री था, उस ट्री का नाम दिया गया था। उस फ्रूट में वो एप्पल था, पोमग्रेनेट था, ग्रेप्स था, पपाया था, क्या था ये हमें नहीं बताया गया। When Adam and Eve realized they were naked, what did they use to cover themselves? तो जब उनको पता चला कि वे सब नेकेड है, नग्न है, तो उन्होंने क्या यूज किया खुद को ढकने के लिए? फिग लीव्स, ट्री बार्क्स, एनिमल फर्स, या फिर फीदर्स? उन्होंने यूज किया था किसको? फिग लीव्स को। हाउ मैनी ईयर्स डिड एडम लीव? तो एडम दोस्तों कितने साल तक जीवित रहा? ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बट 305 साल तक ऐसा माना जाता है। 3 और 5 ईयर्स तक एडम जो था सरवाइव किया था। Eve's third son was the annexter of Noah, Noah या नोहा जो पढ़ते हो, and therefore the annexter of all living human, since all of humanity except Noah's family perished in the flood, what was his name? तो एक कहानी दोस्तों बेसिक सी मिलती है हमें, नोहा की कहानी मिलती है कि एक बहुत ही ग्रेट फ्लूड आया था, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें सभी लोग डूब जाते हैं, बह जाते हैं, बट जो नोहा की जो फैमिली थी वो बस बचती है। ठीक है, तो थर्ड सन वाज द एंगस्टर ऑफ नोहा। तो उस तीसरे बेटे का क्या नाम था वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सेथ नाम हमें मिलता है उसका। वेयर डिड एडम एंड ईव लिव? तो ये दोनों लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? 13 नंबर में, तो गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ये पैराडाइज लोस्ट की कहानी नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। जो आपकी फर्स्ट जो लिखा गया था ओल्ड फ्रेंच में वर्क था, द प्ले ऑफ एडम, उसकी कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं। विच टू ट्री ग्रीव इन द मिडिस्ट ऑफ द गार्डन? तो कौन से दो पेड़ जो थे गार्डन के बीच में उगे हुए थे? द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। जाहिर सी बात है यही होगा। डेथ नहीं था, जॉय एंड डिस्पेयर नहीं था, लाइफ था बट डेथ नहीं था, ये था, एंड द ट्री ऑफ जॉय और डिस्पेयर नहीं था। ठीक है, तो दो पेड़ थे दोस्तों, एक था ट्री ऑफ लाइफ, एक था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड और एंड इविल। ठीक है, और इसी के फ्रूट को पहले ईव खाती है, उसके बाद एडम खाता है। Which tree bore fruit that God forbade Adam and Eve to partake of? तो कौन सा ट्री था जिसपे वो फल लगा हुआ था जिसको गॉड ने मना किया था खाने को या तोड़ने को? द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, द ट्री ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर, द ट्री ऑफ डेथ। तो बड़ी बेसिक सी बात है, आप इसकी कहानी से बड़ी वाकिफ होंगे। तो ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल था, उसी के फ्रूट को गॉड ने मना किया था खाने से। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। What would not happen to anyone who would partake of such fruit? तो जो भी उस फ्रूट को खाएगा उसके साथ क्या नहीं होगा? What would not happen to anyone? ठीक है, they would know for themselves the difference between right and wrong, they would become all knowing, they would be able to bear children, and they would die। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उनको जो है चिल्ड्रन बियर करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 16। व्हाट एनिमल डिसीव्ड ईव? तो ईव को डिसीव करने के लिए कौन सा एनिमल आता है दोस्तों? तो वो एक सरपेंट होता है, जैसा कि हमें पैराडाइज लोस्ट में भी हमें पता है, जो सैटर्न होता है वो अपना वेश बदल के एक सरपेंट के रूप में आता है और ईव को क्या करता है? डिसीव करता है। ठीक है, द एनिमल हु डिसीव्ड ईव रिप्रेजेंट्स। तो जो एनिमल ईव को डिसीव करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लूसीफर को। द स्पिरिट्स ऑफ ईव्स अनबोर्न चिल्ड्रन, जीसस या फिर एडम। तो लूसीफर, जिसको सैटर्न नाम से भी जानते हैं, फॉलन एंजल था, वो जो है आके डिसीव करता है ईव को एक सरपेंट के रूप में। What did the deceptive animal convince Eve to do? तो जो डिसिप्टिव एनिमल जो सरपेंट आया था वो क्या कहता है उसको?
सरपेंट क्या कहता है? सरपेंट देखो बेसिकली आगे बताता है। सरपेंट जब आके बोलता है ना, जब सरपेंट बोलता है, ईव से बात करता है, तो ईव उससे पूछती है कि तुम बोल कैसे सकते हो, तुमने ये भाषा कहाँ से सीखी? तो सरपेंट बोलता है कि मैंने जो वो पेड़ है, उस पेड़ का जो फ्रूट खा लिया, इसलिए मुझे ये नॉलेज प्राप्त हो गई। और ईव से कहता है कि तुमको भी जानकारी चाहिए तो तुम उस पेड़ के उसको कंज्यूम करो। तो पार्टेक ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, ऑप्शन नंबर ए। What did Adam do after Eve obeyed the animal and transgressed against the Lord commandment? तो एडम इसके बाद क्या करता है दोस्तों? तो ही कंडेम्ड हर, फॉरगेव, एक्साइड, कुछ नहीं। देखो एडम एंड ईव बेसिकली एक मदर एंड फादर की भूमिका में हमें बताए गए थे। तो ये जब ईव वहां से जाने लगती है, जब पता चल गया कि गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ के जाएगी, तो एडम के पास दो रास्ते थे। या तो वो स्वर्ग को दे, या तो वो वहीं पर रहे, गार्डन ऑफ ईडन में रहे और स्वर्ग की सारी खुशियों को झेले, या फिर ईव का साथ दे। तो एडम चूज करता है किसको? ईव को। और वो भी क्या कर देता है? लॉर्ड कमांडेड के खिलाफ ट्रांसग्रेस कर। वाई डिड एडम हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉर्ड? तो एडम जो है खुद को लॉर्ड से क्यों छिपाता है? ठीक है, तो होता कुछ नहीं है, वो जब नेकेड थे दोनों लोग, इसलिए वो सब छिपाते हैं एक दूसरे को। तो ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड ही वॉज नेकेड, ही वांटेड द लॉर्ड टू प्रूव टू हिम। ये सब नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। वाट डिड द लॉर्ड नॉट डू एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसओबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव? तो उन्होंने क्या नहीं किया? ठीक है, तो कॉज देम टू वर्क द ग्राउंड फॉर फूड, बिल्कुल उनको खाने के लिए ग्राउंड पे भेजा, भटकना पड़ा। कास्ट देम आउट ऑफ ईडन एंड हिज प्रेजेंस, बिल्कुल। किल देम इंस्टेंटली, देखो वो उनको मार नहीं देते हैं। गिव देम द एबिलिटी टू फील इमोशन, ये भी। तो गॉड जो है, उनको गॉड तुरंत उनको मार नहीं देते, उनको क्या कर देते हैं? उनको वहां से भगा देते हैं और छुड़वा देते हैं उनको गार्डन ऑफ ईडन, और वो धरती पे आ जाते हैं। ओके, चलो, ये प्ले ऑफ एडम की कहानी है, तो धरती स्वर्ग वो सब इस पे मेंशन नहीं किया गया था। हाउ डिड गॉड कर्स द एनिमल डेट डिसीव्ड ईव? तो जिस एनिमल ने डिसीव किया था, उसको क्या किया? ही सेंट इट टू लिव अंडर द ग्राउंड एंड नेवर सी लाइट, नहीं। ही फोर्स्ड इट टू लिव ऑन द ग्राउंड एंड इन द डस्ट, नहीं। ही कॉज्ड इट टू बी कॉन्स्टेंटली हंटेड बाई अदर एनिमल्स, ये इन्होंने किया था यहाँ पर। ही बाउंड इट टू स्काईज एंड फॉरबेड इट टू अवर पर्स, ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगा। पैराडाइज दोस्त पे आपको देखने को मिलेगा कि उसको जो है कभी भी ना उसके पैर गायब कर दिए थे, बेसिकली ऐसे कुछ कहानी थी उसमें। वाट डिड ईव्स नेम मीन? तो ईव के नाम का मतलब क्या है दोस्तों? मदर ऑफ ऑल लिविंग, ब्रेस्ड मदर, मदर ऑफ नॉलेज, या मदर ऑफ डेथ? तो सिंपल सी बात है, मदर ऑफ ऑल लिविंग। हाउ डिड गॉड से मैनकाइंड वाज सिमिलर टू हिम? तो मैनकाइंड उनसे परिचित था, वो कैसे कर सकते थे? दे कुड क्रिएट लाइफ, दे वुड लिव फॉर एवर, दे कुड फील जॉय एंड सॉरो, दे कुड नो गुड फ्रॉम इविल। ठीक है, तो जो उनसे सिमिलर था मैनकाइंड, कैसे? क्योंकि वो लोग जानते थे गुड फ्रॉम इविल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। वाई डिड गॉड प्रोटेक्ट द ट्री ऑफ लाइफ? तो गॉड जो है ट्री ऑफ लाइफ क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? 26 में कहा जा रहा था कि सो दैट मैन वुड लिव फॉर एवर, सो दैट एडम एंड ईव वुड नॉट लॉस द एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रेन, टू इंश्योर दैट ही कुड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, सो दैट मैन कुडंट ऑब्टेन अ मीन्स टू लिव फॉर एवर। तो उसको प्रोटेक्ट इसलिए किया था कि उसका फ्रूट खा के मनुष्य जो है वो हमेशा के लिए अमर ना हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता था। What did God place at the east of the Garden of Eden to guard the tree of life? तो ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड करने के लिए गॉड ने किसको वहां पर प्लेस किया था? अ ड्रैगन विथ 7 हेड्स नहीं था, चेरुबिम्स विथ अ फ्लेमिंग स्वॉर्ड था वो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बेसिकली कहानी है, पूरा का पूरा स्टोरी पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बेस्ड मिल चुका है। ठीक है, व्हाट डिड द लॉर्ड डू फॉर एडम एंड ईव बिफोर ही एग्जाइल्ड देम? तो जो लॉर्ड ने एडम ईव के साथ क्या किया उनको एग्जाइल करने के बाद? ठीक है,
ही आर्म्ड देम विथ वेपन्स नहीं, ही अलाउड देम टू रेस्ट नहीं, ही फेड देम, ही क्लोथेड देम, उनको उन्होंने क्या पहनाया था, कपड़े पहनाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला है कि वेयर डिड द टर्म एक्समस वाज फ्रॉम, तो एक्समस जो टर्म है उसको कहाँ से लिया गया है, 29 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एडिटर्स फर्स्ट यूज इट टू सेव स्पेस इन हेडलाइंस, इट वाज क्रिएटेड एज अ derogatory term फॉर क्रिसमस, इट वाज फर्स्ट यूज बाय डिपार्टमेंट स्टोर्स फॉर एक्समस सेल, द ग्रीक लेटर यक्स, तो ग्रीक लेटर यक्स से दोस्तों 29 के डी को यहाँ पर हमारे सामने टिक किया गया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम सब नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिन ऑफ कैंडी कैंस, तो कैंडी कैंस के ओरिजिन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, द रेड स्ट्राइप वर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, द मिंट फ्लेवरिंग वाज प्रिकॉर्सली derived फ्रॉम hyssop and biblical herb, they were intentionally made in the shape of J for Jesus। ठीक है, बेसिकली दे वर फर्स्ट मेड टू कीप चिल्ड्रन क्वाइट एट चर्च, तो उसका यूज कैंडी कैंस का किया गया था कि बच्चों को चर्च में शांत रखा जाए। ठीक है, तो ये भाई अपना ना तरीका है सबका, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं ना। तो कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे ही, अभी और कुछ डिस्कस करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। जय हिंद।